पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि अगर कोई मीडियम हो, वन डायमेंशनल मीडियम, और उस पर दो साइड से अगर वेव्स आए तो वैसी हालत में ऐसा हो सकता है कि दोनों मिला करके और कुछ नोड्स, कुछ एंटी नोड्स बनाए। तो हम लोगों ने उसके लिए इक्वेशंस लिखे थे कि अगर एक वेव ऐसी हो y1 बराबर a साइन के x माइनस ओमेगा टी, किधर जा रही है ये, किधर जा रही है, इसका डायरेक्शन क्या है, x डायरेक्शन है, पॉजिटिव x डायरेक्शन है, और उसी पर लौट रही है कि x प्लस ओमेगा टी, इस वेव का डायरेक्शन है माइनस, और एक ही मीडियम के ऊपर है, वही मटेरियल है, उसी पे इधर से भी उधर से भी। तो पहली वेव इतना डिस्टरबेंस पैदा कर सकती है या करती है, दूसरी इतना करती है, और दोनों एक साथ हो रहे हैं। एक ही पार्टिकल को ये भी डिस्प्लेस कर रहा है और ये भी डिस्प्लेस कर रहा है, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है या टोटल डिस्टरबेंस है वो हम लोग इसको जोड़ देते हैं। हाँ, ये सब हमने किया था। जब जोड़ देंगे तो ये 2a और तब हमने देखा कि ये हमारी जो इसके पहले तक हम वेव की बात करते थे जो चलती थी एक दिशा में, वैसी नहीं है ये। इसमें x माइनस वी टी या x प्लस वी टी ये एक साथ नहीं आ रहे हैं। तो ये साधारण जो अभी तक हम वेव कर रहे थे वो नहीं है, ये अलग किस्म का मोशन है ये, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि इस तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं, ऐसे x पर वो बैठे हों ताकि साइन के x जीरो हो जाए। जैसे अगर कोई पार्टिकल x बराबर जीरो पर ही बैठा है तो यहां जब x बराबर जीरो करेंगे तो ये साइन के x जीरो बन जाएगा, और कोई भी टाइम लगा दो आप, अभी थोड़ी देर बाद वो जीरो ही बना रहेगा। इसी तरह से अगर x बराबर पाई बाई के, ऐसा जो पार्टिकल होगा जो इस वाले x पर बैठा है, जो हमारा लीनियर मीडियम है उसमें हर पार्टिकल जो है उसका एक x है, जिस तरफ भी x हम ले जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, हर पार्टिकल का अपना एक अलग x है। तो जिस पार्टिकल का इतना है x, उसके लिए भी आप देखोगे तो के एक्स बराबर पाई होगा, ये जीरो होगा। इसी प्रकार से 2 पाई बाई के, ये वाले जो पार्टिकल्स होंगे इन सब पार्टिकल्स पर हम कहते हैं कि नोड बनते हैं, निस्पंद बनते हैं। यानी वो ये पार्टिकल्स ऐसे हैं जो चलते ही नहीं, अपनी जगह पड़े रहते हैं। लेकिन सभी पार्टिकल अपनी जगह नहीं पड़े रहते, कुछ चलते भी हैं, और जो चलते हैं उनके अलग अलग एम्पलीट्यूड्स होते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स के अलग अलग एम्पलीट्यूड्स होते हैं। तो ये जो पूरा है ये आप समझो कि एम्पलीट्यूड है, क्योंकि जब सरल आवर्त गति होती है तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं a साइन ओमेगा टी, ऐसे लिखते हैं। और ये है उसका आयाम या एम्पलीट्यूड। तो उसी तरह की चीज यहां है, आयाम की जगह पर ये पूरा है, और ये अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग होगा। तो जो इसके ठीक बीच वाले पार्टिकल्स होंगे उनका अगर देखें, जैसे इन दोनों के ठीक बीच में जो पार्टिकल है उसका x कितना होगा बताओ, इसके x बराबर 0 और x बराबर पाई बाई के, इन दोनों के ठीक बीच में जो पार्टिकल है उसका x कितना होगा, x बराबर पाई बाई 2 के, बहुत ठीक। इसके और इसके ठीक बीच में, हाँ, तो क्या करोगे, जोड़ के आधा कर दो, तभी तो ठीक बीच निकलेगा। तो इसको जोड़ के आधा कर दोगे तो इतना बनेगा, और इसके ठीक बीच वाला 3 पाई बाई 2 के, हाँ, और इसके और उसके आगे वाले के बीच वाला, हाँ,
ये वाले जो पार्टिकल्स हैं इनके लिए आप यहां देखो जरा, रख करके एम्पलीट्यूड का क्या हल है। साइन के एक्स, तो साइन के एक्स कितना हो गया, साइन के एक्स यानी साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1 होता है ना। हाँ, तो ये 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया, तो इसका एम्पलीट्यूड 2a है। 2a से ज्यादा किसी का भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम। तो इसका मैक्सिमम है। इसी तरह इसका भी मैक्सिमम है 3 पाई बाई 2 यानी 270 डिग्री। 270 डिग्री कर लोगे तो साइन 270 डिग्री कितना होता है, सोचो, 90 फिर 180 फिर 270 -1। हाँ, वो चित्र दिमाग में रखोगे तो माइनस प्लस की गलती नहीं होगी। हाँ, 90 ऊपर गए, 180 नीचे आ रहे हैं लेकिन अभी भी ऊपर ही हैं, 180 के बाद नीचे पहुंच गए तो नेगेटिव हो गया। हाँ, तो -1, तो ये -2a, लेकिन कोई बात नहीं है, cos ओमेगा टी भी प्लस माइनस होने वाला है, तो ये 2a से -2a तक ही जाएगा। तो इसका भी एम्पलीट्यूड 2a है, इसका भी एम्पलीट्यूड 2a है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स है ये सब एंटी नोड्स है, इसको एंटी नोड कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ, प्रतिनिस्पंद नहीं, इसको बोलते हैं प्रस्पंद। देख लेना किताब में, कुछ और भी बोलते हो तो, हाँ, प्रस्पंद, मुझे जो याद है प्रस्पंद। तो यहां पे क्या है, यहां पे जो आयाम है, एम्पलीट्यूड है, वो मैक्सिमम है। और यहां पे जो एम्पलीट्यूड है वो 0 है, चल ही नहीं रहा। तो अगर दो वेव्स आए और ठीक ढंग से, जैसा ये हमने यहाँ इक्वेशन लिखा है उसी ढंग से दोनों आ रही हों, एक ही आवृत्ति होना चाहिए, जो इसका ओमेगा वही इसका ओमेगा, एक ही आवृत्ति होनी चाहिए। इधर वाली वेव 25 हर्ट्ज से आ रही है, उधर वाली 30 हर्ट्ज से आ रही है, तब ऐसा नहीं होगा। ओमेगा जो यहाँ है वही ओमेगा वहाँ चाहिए, जो यहाँ के है वही के वहाँ चाहिए। जब आवृत्ति सेम होगी और वही मीडियम होगा तो के जरूर बराबर होगा। बोलो क्यों? आवृत्ति के लिए मैंने कहा ओमेगा को सेम रखना है, ऐसा नहीं कि इधर से एक आवृत्ति की भेज दो, उधर से दूसरी आवृत्ति की भेज दो। लेकिन एक बार आवृत्ति हमने बराबर कर ली, हाँ, बराबर सेम आवृत्ति की वेव्स दोनों साइड से जा रही हैं, उसी मटेरियल में से होकर के, उसी लीनियर मीडियम में से होकर के। अब मैं कह रहा हूं अलग से कहने का जरूरत नहीं है कि इसका के दोनों का बराबर होना चाहिए, वो बराबर होना ही पड़ेगा, खुद ही हो जाएगा। क्यों, कैसे हम ऐसा बोल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी और के में भी संबंध है, ओमेगा और के में संबंध है। क्या संबंध था? ओके, के का लैम्डा से संबंध बन रहा है, के बराबर 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। और ओमेगा, ओमेगा क्या था? था ऐसा, ओमेगा बाई के क्या बना? ओमेगा को के से भाग लगाओ, इसको इससे भाग लगाओ, क्या क्या लिखूं, बोलो ऊपर क्या नीचे क्या? इस ओमेगा को लिख लेते हैं पहले, इस ओमेगा को लिख लेते हैं 2 पाई बाई टी, और नीचे के को हाँ, लैम्डा अपॉन टी होगा। के को नीचे लिखोगे तो ये ऐसा बनेगा, ये लैम्डा अपॉन टी है। ओमेगा बाई के जो है वो लैम्डा अपॉन टी है, और लैम्डा अपॉन टी जो है वो क्या वेव की वेलोसिटी है? ये वेव की वेलोसिटी, और इतनी दूर तक जाने की जरूरत ही नहीं थी। आपको याद होगा हमने ये लिखा ही कैसे था? हमने शुरू किया था ऐसा था, और हमने फिर इसको खोल करके के वी टी किया, और इसको हमने ओमेगा बोल दिया था।
तो ओमेगा इज के वी। केंद्रीय विद्यालय, ओमेगा बराबर, अब देखो वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी, उसके लिए भी हमने कुछ कहा था। जब एक लंबा मटेरियल है तो वेव की वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? उसके टेंशन पर और मास पर यूनिट लेंथ पे, है ना। और हमने ये भी कहा था आपसे कि v बराबर स्क्वायर रूट टी बाई म्यू। तो जब वही मटेरियल है, उसी में इधर से भी वेव जा रही है, उसी में इधर से भी वेव जा रही है, तो टेंशन तो वही है ना, इधर वाली वेव के लिए भी और उधर वाली वेव के लिए भी। रस्सी जितनी तनी है उतनी तनी है, इधर की वेव के लिए भी उतनी ही तनी है, उधर की वेव के लिए भी उतनी ही तनी है। तो वेलोसिटी, टेंशन जो है वो सेम है। मास पर यूनिट लेंथ, इधर की वेव के लिए जो मास पर यूनिट लेंथ है और उधर के लिए जो मास पर यूनिट लेंथ है सेम है, वही मटेरियल है। तो अर्थात ये वेलोसिटी जो है वेव की वो दोनों साइड से बराबर है, इसके लिए उसके लिए बराबर है। तो जब वेलोसिटी दोनों के लिए बराबर है और हमने कह दिया कि चलो हमने फ्रीक्वेंसीज बराबर कर दी हैं, तो के को बराबर होना ही पड़ेगा ना। हाँ, या के को अगर मैं कहूं कि देखो भाई वो के सेम के होना चाहिए दोनों साइड में, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा अपने आप। दोनों को अलग अलग ट्यून करने का जरूरत मुझे नहीं है। तो ओमेगा सेम होना चाहिए, के सेम होना चाहिए, फेजेस ऐसे होने चाहिए इनके, ताकि ये इस तरह से हम इक्वेशन बनाएंगे तो ऐसा हमको समीकरण बनेगा। तो हम आपको एक दिखाएं जिसमें कि इस तरह के, एक तो आपको दिखाया था हमने स्प्रिंग के ऊपर, राइट। अब आपको दिखना शुरू हो गया, कहीं नोट्स बन रहे हैं जहां को शार्प शार्प है और एंटी नोट्स हैं जहां पर कि डिम हो गया है। और देखिए आपको मैं एक और दिखलाता हूं, ये देखो दिख रहा है, ये दिखता है क्या? क्या दिख रहा है? चलो इतने पे देखते हैं। अभी देखो आप क्या देख रहे हो, ये रस्सी है, ये एक डोरी है, ये एक डोरी है, यहाँ पे बांध रखी है। वही वाला इंस्ट्रूमेंट है जो स्प्रिंग को ऊपर नीचे कर रहा था, तो यहाँ पे इसमें बांध रखा है और उस तरफ कहीं और डंडे में बांध रखा है। ये डोरी है और ये जो ऐसा ऐसा करके इधर वेव डाल रहा है। वहां जो डंडे में बांध रखा था वहां से वेव रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। रिफ्लेक्ट होती है ना, कहीं पे फिक्स कर दो, कहीं पकड़ लो, क्लैंप कर दो तो वहां से रिफ्लेक्ट होती है। तो ये जो वेव इधर से जा रही है इसके कारण से, और उधर से वो जो डंडे में बंधा हुआ है वो रिफ्लेक्ट करके इधर को भेज रहा है। तो ये दोनों साइड में इसी स्प्रिंग के ऊपर वेव जा करके इस प्रकार का सिचुएशन बन रहा है। तो अब देखो आप इस पॉइंट को देखो, ये अपनी जगह पे है। यहां पे ये इतना चौड़ा क्यों हो गया है? एक धागा है ये, और उस धागे को एक किनारा यहां बांध दिया, दूसरा किनारा वहां बांध दिया और इसको चला दिया। ऐसा ऐसा तो थोड़ा 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 तो बहुत बहुत कम, थोड़ा थोड़ा चला दिया इसको वेव भेजने के लिए। तो ये यहां का धागा इतना चौड़ा, ये पट्टी जैसे कैसे बन गया धागे की? हाँ, ये तेज वाइब्रेट कर रहा है। और जैसे पंखा चलता है जब तेज, तो उसकी अलग अलग तारियां नहीं दिखती अपने को, वो एक पूरा डिस्क जैसा दिखता है। उसी तरह से ये वाइब्रेट कर रहा है और ये बीच से ऊपर गया और फिर ऊपर से फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। तो इस, और चूंकि वो तेजी से हो रहा है, कैमरे का फ्रेम जितने देर में, जैसे हमारी आंखों का है ना कि हम कितने 1 कितने सेकंड तक, 1/16 सेकंड तक रहता है। हाँ, तो 1/16 सेकंड के अंदर ही दूसरा भी आ जाए तो हमें कंटिन्यूअस लगता है। तो कैमरे का भी वही हालत है, उसका कुछ 1/25 सेकंड के करीब है। 1/25 सेकंड से कम में वो बदल नहीं सकता है। तो इसलिए जितनी देर उसको दिख रहा है उतनी देर के अंदर में ये कई सारा वाइब्रेशंस कर रहा है।
अब ये बताओ, इसका भी किनारा जो है, ये ऊपर का किनारा, ये आपको शार्प दिख रहा होगा, या नीचे का भी किनारा शार्प दिख रहा है, और बीच वाला जो है वो हल्का दिख रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, वो ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो वो तो हिल रहा है, लगातार हिल रहा है, बहुत तेजी में हिल रहा है, और तेजी में हिलने के कारण से वो ऐसा जाता हुआ आता हुआ, कैमरे को ये नहीं पता चलता कि अब यहां है अब वहां है। जैसे आपको पंखे का हाथ पता नहीं चलता है कि ये हाथ अब यहां है और अब वहां, आपको तो पूरा एक डिस्क जैसा दिखता है। तो यहां पे भी फैल गया है, वो पट्टी जैसी हो गई है, वहां पे धागे की जगह धागे की पट्टी हो गई है, जो हम लोग पट्टी बांधते हैं घाव हो जाने पे। लेकिन उसका ऊपर का किनारा बड़ा शार्प शार्प है, नीचे का किनारा बड़ा शार्प शार्प है, और बीच वाला जो है वो बहुत ज्यादा हेजी है। क्यों? बीच से, जब बीच से नहीं गुजरता है, एक बार ऐसे गुजरता है, एक बार ऐसे गुजरता है, तो हाँ ठीक है, सही सही जगह जा रहे हो। देखो, जब ऑसिलेशन होता है, दोलन होता है, कंपन होता है, तो जिस समय वो कण अपने मिडिल की स्थिति से, जो उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, संतुलन का स्थिति है, जो बीच का पोजीशन है, वहां से जिस समय गुजर रहा होता है, उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और जब वो किनारे पे पहुंचता है उस समय वेलोसिटी जीरो हो जाती है। जीरो होती है तभी लौटता है वो, जब तक जीरो नहीं होगी वो चढ़ता जाएगा, उस दिशा में वेलोसिटी है, घट रही है, घटते घटते जब जीरो हो गई उसके बाद लौटना शुरू होगा। जैसे जैसे वो अपने मीन पोजीशन की तरफ आएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, मीन पोजीशन पे पहुंचेगा उस समय उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, वहां से फिर जब वो नीचे जाएगा तब फिर से स्पीड घटना शुरू होगा, और घटते घटते वो जब सबसे नीचे पहुंच जाएगा तो फिर उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। तो जो ऊपर और नीचे वाला आप देख रहे हो, वहां पे वो एक बहुत जरा से समय की, जरा से भी कहो एकदम बिल्कुल एक खास क्षण के लिए वेलोसिटी जीरो है, लेकिन उस क्षण के दाएं बाएं भी देखोगे तो वेलोसिटी छोटी ही मिलेगी ना, स्लो चल रहा है। पंखा स्लो चलता है तो उसके हाथ अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, तो यहां पे ये पंखा स्लो चल रहा है इसलिए वो अलग से दिख रहा है कि हाँ देखो ये है। उसी तरह नीचे में जब पहुंचोगे तो स्लो है, वहां पे वेलोसिटी कम है, वहां पे तो शार्प दिख रहा है, और मिडिल पे पहुंचोगे तो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम हेजीनेस तुमको मिडिल में मिलेगी। तो यहां का जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड आप देखो, वो यहां से यहां तक इतनी दूर में, यहां से यहां तक इतनी दूर में वो चल रहा है, लेकिन यहां का पार्टिकल देखो, ये उतनी उतनी ऊंचाई और उतने उतने लंबे लंबे छलांग नहीं लगा रहा है। ये यहां का पार्टिकल और भी कम, यहां का पार्टिकल कम, यहां मैक्सिमम, यहां का तो कुछ कर ही नहीं रहा है, अपनी जगह बैठा हुआ है, तभी एकदम शार्प बिल्कुल दिख रहा है, बढ़िया। और फिर यहां का पार्टिकल आप देख रहे हो कि उसका कुछ एम्पलीट्यूड बन गया। तो ये पॉइंट कौन सा कहलाएगा? नोड, एंटी नोड, या कुछ नहीं? और ये कुछ नहीं। एंटीनोड ये है जहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उसको एंटीनोड कहते हैं, जहां मिनिमम या जीरो एम्पलीट्यूड होता है उसको नोड कहते हैं, और उसके बाकी जो पॉइंट्स हैं वो ना नोड्स हैं ना एंटीनोड्स हैं, वो बीच के हैं। धीरे धीरे उनका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है ना। ये देखो, और अच्छी तरह नजदीक से देख लो उसको। पूरे को देख लो, ये देखो यहां पे नोड है, और फिर नोड के इधर एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो गया, और ये देखो एंटी नोड मिल गया तुम्हें, यहां कहीं पर एंटी नोड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फिर से नोड आ गया, फिर से एंटी नोड आ गया, और ये देखो डंडे में बंधा हुआ है, राइट। अब बताओ, एक नोड से दूसरे नोड के बीच की दूरी, अगले एक नोड से अगले नोड के बीच की दूरी, यहां देखो आप
पहला नोड मान लो यहाँ था तो दूसरा यहाँ है, दूसरा यहाँ है तो फिर तीसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है तो अगला 3 पाई बाई के पे होगा। तो कोई भी नोड पकड़ो, उससे और उसके अगले नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है? यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, पाई बाई के, हाँ पाई बाई के। एक यहाँ है, उसके पहले वाला यहाँ था तो घटा दो, x बराबर इतना, x बराबर इतना घटा दो, पाई बाई के। यहाँ से यहाँ में भी घटाओगे तो उतना ही, 3 पाई बाई के में से 2 पाई बाई के को घटाओगे तो भी उतना ही, पाई बाई के। यानी एक नोड से दूसरे नोड के बीच की दूरी पाई बाई के होती है। डिस्टेंस बिटवीन ए नोड एंड द नेक्स्ट नोड, ठीक बगल वाला, नेबरिंग नोड्स जो हैं, अगल बगल वाले जो नोड्स हैं, उनके बीच की दूरी, वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है पाई बाई के। और अगर मैं इसको k को 2 पाई बाई लैम्डा लिख दूं तो ये है लैम्डा बाई 2। एक नोड से दूसरे नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 वेवलेंथ। यहाँ वेवलेंथ की बात हम कैसे कर रहे हैं? जो दोनों अलग अलग वेव्स थी, जो एक प्लस एक्स की तरफ जा रही थी, दूसरी माइनस एक्स की, उनका ये लैम्डा है, उनका ये वेवलेंथ है। क्योंकि ये तो वैसी वेव है ही नहीं जिसमें हम लोगों ने लैम्डा और इन सब की बात की थी। लेकिन सेपरेटली जो दोनों वेव्स हैं उनका ओमेगा है, उनका के है, उनका लैम्डा है, सब कुछ है, तो वो लैम्डा है ये, ठीक है। और जो उस वेव का, अकेले अलग अलग वेव्स का जितना ओमेगा था फ्रीक्वेंसी, वही फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो हर पार्टिकल के ऑसिलेशन की भी है। ये पार्टिकल का ऑसिलेशन यहाँ आ गया ना, ये एम्पलीट्यूड बन गया, और कॉस ओमेगा टी उस पार्टिकल के चलने का एम्पलीट्यूड यहाँ से मिलेगा, वो टाइम पीरियड यहाँ से मिलेगा, और जो टाइम पीरियड होगा वो वही 2 पाई बाई ओमेगा होगा। तो जो अलग अलग वेव की फ्रीक्वेंसी है वही यहाँ पार्टिकल के ऑसिलेशन की भी फ्रीक्वेंसी है। वहाँ भी हम लोगों ने देखा था, जो अकेली वेव जा रही थी उसमें भी हम लोगों ने यही पाया था कि जो वेव की फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं वो एक्चुअली पार्टिकल के चलने की फ्रीक्वेंसी है, कितने टाइम में एक ऑसिलेशन पूरा करता है, 1/t इज फ्रीक्वेंसी। तो वही फ्रीक्वेंसी यहाँ भी है। और लैम्डा के लिए आप यहाँ से पाते हो कि एक नोड से दूसरे नोड में आप जो डिस्टेंस है हाफ वेवलेंथ है। ऐसे जो वेव्स होते हैं इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स, अप्रगामी तरंगें। इस प्रकार के जो मोशन है, इस प्रकार के मोशन को हम लोग कहते हैं क्या? स्टैंडिंग, खड़ी हुई, और अप्रगामी तरंग। ये तरंग चल नहीं रही है, न एक्स दिशा में चल रही है, न वाई दिशा में चल रही है, न माइनस एक्स दिशा में, कहीं चल नहीं रही है। देख रहे हैं ना, इसके पहले वाला याद है जो चलती हुई एक वेव दिखाई थी, इस तरफ जाती हुई उस तरफ जाती हुई, पता चल रहा था कि हाँ चल रही है, इधर को चल रही है उधर को चल रही है। हाँ? फिर से दिखाऊं उसको, लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ, देखो चल रही है ना, किधर को चल रही है? लेफ्ट टू राइट। अगर आप प्लस एक्सिस बोलना चाहते हो तो ये प्लस एक्स दिशा में चल रही है, और ये दूसरी वाली जो है ये माइनस एक्स दिशा में चल रही है, ठीक। ऐसी वाली जो वेव होंगी वो इस तरह के इक्वेशन से पता चलेगी, इस तरह के, ये है प्लस एक्स की दिशा में, ये है माइनस एक्स की दिशा में। ये खुद जो है इसको कहते हैं हम लोग, ये तो स्टैंडिंग हो गई ना, ये तो खड़ी हुई है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रैवलिंग, ये चल रही है, ट्रैवल।
और हिंदी में क्या कहेंगे? प्रगामी तरंग। तो ये है प्रगामी तरंग, सबसे ऊपर जो लिखी हुई है। सबसे जो नीचे लिखी हुई है वो है स्टैंडिंग वेव, अप्रगामी। और जो बीच में लिखी हुई है वो, हाँ, वो भी प्रगामी है ना, वो भी चल रही है, वो भी प्रगामी है। ऐसा लिखते हैं, डीओ डू का मतलब जो ऊपर लिखा है वही नीचे भी लिखा है। तो ये ट्रैवलिंग वेव्स हैं और ये स्टैंडिंग वेव है। अब दोनों में बहुत सारे फर्क हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो अलग अलग करके। अगर आप ट्रैवलिंग वेव की बात कर रहे हैं और इधर आप स्टैंडिंग वेव की बात करो, तो सबसे जो तुरंत दिखता है अपने को फर्क कि इसमें नोड्स एंटी नोड्स होते हैं। इसमें होते हैं क्या? आपके स्क्रीन पे जो वेव अभी दिख रही है खास टाइम के लिए दिखाई गई है, उसमें कोई भी पार्टिकल आप पकड़ लो तो कोई ऐसा पार्टिकल नहीं होगा जो कभी ना चले। कोई नोड नहीं है, कोई एंटी नोड नहीं है ना। ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है, हर एक पार्टिकल, ईच पार्टिकल रिपीट्स मोशन ऑफ प्रीवियस पार्टिकल या प्रीवियस पार्टिकल्स। क्या कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं? एक पार्टिकल है, वो अभी यहां पर है, वो एक्चुअली अपने प्रीवियस वाले का मोशन रिपीट कर रहा है। उसका प्रीवियस वाला यहां पर था थोड़ी देर पहले, हाँ, तो ये अब उसके मोशन को रिपीट कर रहा है थोड़ा समय के बाद, थोड़े समय के बाद। तो हर एक पार्टिकल अपने किसी प्रीवियस पार्टिकल के मोशन को रिपीट कर रहा है। लेकिन स्टैंडिंग वेव में ऐसा नहीं है, वो अपने प्रीवियस पार्टिकल को रिपीट नहीं कर रहा है। वो नोड के बगल वाले पार्टिकल को देखो, उसके बगल में नोड था, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा था और ये अपना कुछ कर रहा है, तो वो रिपीट नहीं करते हैं, सबके अपने अपने एम्पलीट्यूड है, राइट। तो ऐसा यहां नहीं होता है, डज नॉट रिपीट। जो स्टैंडिंग वेव है उसमें पार्टिकल्स के एम्पलीट्यूड्स अलग अलग होते हैं। ट्रैवलिंग में और स्टैंडिंग, इसमें डिफरेंट पार्टिकल्स have different amplitudes. और ट्रैवलिंग वेव में ऑल पार्टिकल्स हैव सेम एम्पलीट्यूड। आप अब उसको देखकर खुद से लिख सकते हो, मैंने भी कोई याद नहीं किया हुआ है। जो जो फर्क मुझे समझ आ रहे हैं वो लिखते चले जा रहे हैं। स्टैंडिंग वेव में एक ऐसा समय होता है जबकि सारे के सारे पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर हैं। आप देख रहे होगे कि जो स्टैंडिंग वेव हमने आपको दिखाई थी, इतने में आपको दिखता है वाइब्रेशन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। चलो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अभी देखो आप,
जिस समय में यहाँ वाला पार्टिकल अपने सबसे ऊपर की स्थिति में है, उसी समय में यहाँ वाला भी अपने टॉप पर है, यहाँ वाला भी अपने टॉप पर, इसीलिए ऐसी शक्ल दिख रही है। तो यहाँ से यहाँ तक के सारे पार्टिकल्स एक साथ अपने टॉप पर हैं, अपने अपने टॉप पर हैं। सबका टॉप बराबर नहीं है, लेकिन अपने अपने टॉप, यहाँ से यहाँ तक के सारे पार्टिकल्स अपने अपने टॉप पर हैं, है ना। और इसलिए जब बीच में आएंगे तब भी सभी एक साथ बीच में आएंगे, है ना। इसी तरह उसी समय में यहां वाले भी अपना सब एक साथ बीच में आएंगे। जब ये ऊपर होता है ऐसे, तो इधर का पोर्शन नीचे होता है ऐसे, और फिर इधर का पोर्शन ऊपर होता है। तो ये ऊपर से नीचे, जिस समय ये सारे पार्टिकल जिस समय ऊपर से नीचे आ रहे हैं, उसी समय में ये सारे पार्टिकल्स नीचे से ऊपर जा रहे हैं। और जिस समय अपने ये बीच वाले लाइन पे पहुंचेंगे, उसी समय ये भी अपने बीच वाले लाइन पे पहुंचेंगे। तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक साथ बीच वाले पे रहेगी। उसके बाद फिर इधर वाला नीचे जाना शुरू करेगा, उधर वाला ऊपर जाना शुरू करेगा। तो एक लूप जो है, एक नोड से दूसरे नोड तक, वो सब एक साथ ऊपर जाते हैं और एक साथ नीचे जाते हैं, है ना। ट्रैवलिंग वेव में ऐसा कभी नहीं होगा। और एक साथ सब सीधी लाइन पे आ जाता, सबका y एक साथ 0 हो जाता है। एट सर्टेन टाइम्स, किस खास खास समय पर, ऑल द पार्टिकल्स हैव 0 डिस्प्लेसमेंट। सब के सब का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ऐसा भी समय आएगा, या ऐसे भी समय आएंगे कभी कभी। इसमें ऐसा कभी नहीं होने वाला है। एट नो टाइम ऑल पार्टिकल्स हैव 0 डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो ये जो जो आपको फर्क दिखाई पड़े, वो सारे फर्क आप अपने से सोच करके और लिस्ट कर सकते हैं। एक एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी ट्रैवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। अगर प्लस एक्स की दिशा में वेव जा रही है, तो एनर्जी भी उसके साथ प्लस एक्स की दिशा में जा रही है। माइनस एक्स की दिशा में वेव जा रही है, तो एनर्जी भी उसके साथ माइनस एक्स की दिशा में जा रही है। लेकिन स्टैंडिंग वेव में एनर्जी का ट्रांसफर इधर से उधर नहीं होता। जो जिसके पास जितनी एनर्जी है, वो अपनी अपनी एनर्जी से काम करता रहता है। ठीक है। सो एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड। और होगी भी कैसे? दो दो वेव हैं, एक बाएं से दाएं जा रही है, एक दाहिने से बाएं जा रही है, तो एनर्जी बेचारी जाएगी किधर? अब देखो, हम लोग वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट एंड्स। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया वो वैसा ही है। दोनों किनारे बांध दिए हैं, एक इधर डंडे में बांध दिया, एक उधर उस वाइब्रेटर के स्टेम पे बांध दिया। दोनों किनारे हमने बांध दिए हैं, उनको फिक्स कर दिया है। थोड़ा डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं वाइब्रेटर से, लेकिन वो बहुत थोड़ा है। ऐसा स्ट्रिंग जो होगा, उसमें उसको अगर आप वाइब्रेट कराना चाहते हो, जैसे हमने यहाँ करा रखा है, उस वाइब्रेटर में जोड़ रखा है, और उस वाइब्रेटर को कितनी बार हमें प्रति सेकंड ऊपर नीचे करना है, फ्रीक्वेंसी कितनी उसकी होनी है, ये हम खुद से डिसाइड करते हैं यहाँ से। अभी देखो क्या लिखा हुआ है, 51। तो इस समय में एक सेकेंड में 51 बार उसके ऑसिलेशंस हो रहे हैं। और वो इसके अंदर जो ये सब नॉब्स लगे हुए हैं, ये नॉब्स जो लगे हुए हैं, ये
इनको हम घुमा करके और उसको चेंज कर सकते हैं। 51 को हम चाहें तो 25 कर दें, 30 कर दें, 100 कर दें, 150 कर दें, तो हम अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं, राइट। लेकिन उसके वाइब्रेशंस जो हैं वो तेज वाइब्रेशंस तभी होंगे जबकि हम उसको खास खास फ्रीक्वेंसी पे रखेंगे। अभी 51 पे रखा हुआ है, इसको अगर हम 55 कर दें तो ये सब होगा ही नहीं कुछ, स्ट्रिंग बिल्कुल पड़ी सी रहेगी, बहुत जरा जरा सी वाइब्रेट करेगी। या हम 45 कर दें तो बहुत जरा जरा सी वाइब्रेट करेगी। तो कुछ खास खास फ्रीक्वेंसीज पर ही वो इस तरह के स्टैंडिंग वेव बन सकते हैं, इस तरह के बड़े बड़े एम्पलीट्यूड्स एंटी नोड पर बन सकते हैं। ओके, तो स्ट्रिंग कैन वाइब्रेट with large amplitude at, क्या लिखे, नोड या एंटी नोड, क्या लिखे, एंटी नोड लिखे, नोड तो वाइब्रेट करता ही नहीं है। स्ट्रिंग कैन वाइब्रेट विथ लार्ज एम्पलीट्यूड्स एट एंटी नोड्स only at certain fixed frequencies. केवल कुछ खास खास फ्रीक्वेंसीज पर ही इस तरह दोनों किनारों पर बंधी स्ट्रिंग में, डोरी में बड़े बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशन पैदा किया जा सकता है, जहां एंटी नोड्स का एम्पलीट्यूड अच्छा खासा हो। और क्या रूल है, वो फ्रीक्वेंसीज कैसे पता करेंगे? तो वो ऐसे पता करेंगे कि स्ट्रिंग जो बंधी हुई है दोनों किनारों पे, और L इसके बीच की लंबाई है इस डोरी की, इस स्ट्रिंग की, इस रस्सी की, और अगर इसको ऐसा एंटी नोड बनना है तो वैसी हालत में जहां बंधा है उसको तो जबरदस्ती हमने नोड बना रखा है, वो तो बांध दिया, वहां तो एंटी नोड हो ही नहीं सकता है, तो वो तो नोड होना ही होना है। तो अब जो हमारा इक्वेशन आपने देखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ एम्पलीट्यूड 2a, उसका साइन के एक्स ऐसा था ना, कॉस ओमेगा टी ऐसा था। और इसको मैं x बराबर 0 कह दूं एक एंड को, दूसरे एंड को क्या कहूं, x बराबर, तो यहां अगर x बराबर 0 है तो यहां पे x बराबर l है। इस डंडे की लंबाई अगर है कितनी होगी, बोलो कितने सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 75, कितना, 85 सेंटीमीटर। ये लगभग हाँ 90 सेंटीमीटर, 85-90 सेंटीमीटर जरूर होगा ये। ओके, मैंने हाथ से नापा, हाथ जो होता है वो करीब 18 इंच का तो हाथ होता है, जो एडल्ट का हाथ होता है, और ये 2 हाथ के करीब है, 3 फीट के करीब है ये, राइट। 3 फीट जो होता है वो 1 गज कहलाता है, पता है ये यूनिट आपको, 3 फीट जो होता है वो गज कहलाता है। जो कपड़े उपड़े आजकल मीटर से कपड़े आने लगे, पहले तो गज से ही कपड़े होते थे। जमीन आज भी ज्यादातर गज में, वर्ग गज में कही जाती है। और 1 गज या ऐसा कहो 1 मीटर जो होता है वो लगभग 39 इंच का होता है, और 1 गज 36 इंच का होता है। तो 1 गज 1 मीटर से थोड़ा सा छोटा है, राइट। वो 39 है, ये 36 है, 10% के करीब छोटा है ये। ओके,
तो ये 1 मीटर से 10% के करीब कम है, यानी 90 सेंटीमीटर के आसपास है। तो ये अगर x बराबर 0 है यहां पे और इधर x बढ़ता जा रहा है, तो यहां पर x बराबर कितना होगा? L होगा। 90 सेंटीमीटर जितनी इसकी लंबाई है वही तो है ना ये। तो यहां पे अंत में ये L है। तो हमें x इक्वल टू 0 मस्ट बी ए नोड और x बराबर L, x बराबर L को क्या होना चाहिए? नोड या एंटी नोड? ये रस्सी है, दोनों किनारों पर बंधी हुई है, तनी हुई है, तो वो भी किनारा फिक्स्ड है, ये भी किनारा फिक्स्ड है, तो ये भी नोड होना चाहिए, मस्ट बी ए नोड। ठीक है, तो x बराबर 0 तो ठीक है, इस इक्वेशन से दिख रहा है। x बराबर 0 रख दोगे यहां पे तो ये y बराबर 0 हो जाएगा, राइट। लेकिन x बराबर L रखने से 0 हो जाए तभी ये स्टैंडिंग वेव बनेगा, तभी ये लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। तो साइन के L, इसको क्या होना चाहिए? x बराबर अगर L रख दे, माने इस पॉइंट की बात अब कर रहे हैं, तो वहां पर भी y मेरा 0 होना चाहिए हर एक टाइम के लिए, हमेशा के लिए, टाइम कुछ भी रहे, तो इसको 0 होना पड़ेगा। इसको 0 होने के लिए k इंटू L को क्या होना पड़ेगा? 0 के अलावा कौन सा एंगल है जिसका साइन 0 होता है? 0 के अलावा 180 डिग्रीज, पाई, और 360 डिग्रीज, और तो यानी k इंटू L जो है वो पाई का 1 इंटू पाई, 2 इंटू पाई, 3 इंटू पाई, ऐसा कुछ होना चाहिए। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए उसको। 180 डिग्रीज हो जाए, या फिर 360 डिग्रीज हो जाए, या 540 डिग्रीज हो जाए। हाँ, तो घूम घूम कर तुम हमेशा उसी लाइन पे आ रहे हो। पहले 0, फिर घूम कर आए तो 180, साइन 0 हो गया, फिर और घूम के आए तो 360, फिर साइन 0 हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो रहा है। फिर और 180 घूम गए, फिर उसी लाइन पे आ गए, 540 हो गया, फिर घूम गए 720 हो गया। यानी 180 को चाहे जितनी बार आप रिपीट कर लो, साइन उसका हमेशा 0 होगा। तो k इंटू L शुड बी n इंटू पाई, n इज इक्वल टू 1 2 3 4, कुछ ये सब संख्याएं हो सकती हैं। इनमें से कोई एक हो जाए तो काम चलेगा। अर्थात k मस्ट बी इक्वल टू n पाई बाय L। और ओमेगा आप जानते हैं, ओमेगा बाई k, ओमेगा आप जानते हैं k इंटू वी, अर्थात ओमेगा होना चाहिए n पाई बाई L इंटू वी। और फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं ओमेगा बाई 2 पाई होती है, तो यानी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इसको 2 पाई से भाग लगा दीजिए, n टाइम्स v बाई 2L। यहां भी n लगा दो। अर्थात फ्रीक्वेंसी अगर हो जाए ν1 यानी v बाई 2L, इतना फ्रीक्वेंसी अगर मैं अपना नॉब घुमा करके कर दूं, v बाई 2L कर दूं, n बराबर 1 है, तो KL बराबर पाई हो जाएगा, KL बराबर पाई हो जाएगा। तो यहां भी 0 और यहां भी 0, और बीच में भी कहीं 0 हो सकता है क्या? यहां kx बराबर 0 था, यहां kx बराबर अब पाई हो गया, तो 0 और पाई के बीच में कभी साइन 0 होता है? 0 और पाई के बीच में, ठीक बीच में आएगा 90 डिग्रीज, पाई बाई 2, वहां पर 1। तो यानी बीच में मैक्सिमम, किनारे में 0, बीच में एक एंटी नोड और किनारे में नोड, ऐसा वाइब्रेट करेगा अगर हम इतनी फ्रीक्वेंसी, जो उसका वेव का स्पीड है बाई 2L, इतना फ्रीक्वेंसी का अगर मैं वाइब्रेशंस देना चाहूं,
तो वो ऐसा वाला वाइब्रेट करेगा। एक एंटी नोड बीच में, दोनों किनारे पे नोड। देखो वैसा भी हमने करा रखा है। हाँ, ये देखो फ्रीक्वेंसी कितना है? अच्छा, अभी आप देखो ये नीचे वाला किनारा शार्प है, ऊपर वाला किनारा जो है वो डिम है, यानी आपको दिख रहा है कि रस्सी ऑलमोस्ट नीचे ही है। और अब पहले जब हमने देखा था इसके पहले वाले में, तो नीचे ऊपर दोनों एक साथ दिखते थे, शार्प शार्प। अभी ऐसे क्यों दिख रहे? हाँ, फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। जैसे बहुत तेज पंखा चलता है तो हमें सब एक जैसा दिखता है, लेकिन धीरे धीरे चलता है तो हमें दिखता है, अलग अलग भी दिखता है। तो अब ये कैमरे को का जितना है कि हाँ भाई इतने से ज्यादा को हम, इतने से कम रहेगा तो हम अलग अलग देख सकते हैं, लगभग वहां पहुंच गए। हमने बताया था ना वो 1 सेकंड का 25वां हिस्सा, वो उसका परसिस्टेंस ऑफ विजन है उसका, जैसे हम लोग का 1/16 सेकंड होता है। तो इस कारण से अब ये ऐसा दिख रहा है। खैर एनीवे, तो आप ये देखो बीच में कहीं नोट दिखा? हाँ, साइड में केवल डंडे पर एक नोट है, यहां कहीं बीच में नहीं है ना? और दूसरा यहां इधर के किनारे पे। तो ये जो हमने बोर्ड पे लिखा, इस समय जो फ्रीक्वेंसी है वेलोसिटी बट बाई 2L, वो वाली है, n=1 है ये। ऐसा जो वाइब्रेशन होता है इसको कहा जाता है फंडामेंटल मोड। इस वाइब्रेशन को कहेंगे फंडामेंटल मोड का वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इन फंडामेंटल मोड। ठीक है, तो अगर तुम फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करा रहे हो तो इतना फ्रीक्वेंसी से तुमको उसको ऊपर नीचे करना होगा, तब वो ऐसा वाइब्रेट करेगा। तुम ये भी कर सकते हो कि n=2 रखो। अगर n=2 रखोगे तो क्या बनेगा? देखो, हाँ, v/L, वेरी गुड। अगर n=2 रख दें तो हम लोगों ने लिखा था KL=n पाई, तो KL=2 हो गया ये। ठीक है, K इंटू L बराबर n को 2 रख दो तो 2 हो गया। K इंटू L = 2 K इज 2 L। तो n के जगह आप 2 रखते चले जाओ, तो आपको जो ν2 मिलेगा वो कितना मिलेगा? फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी? v/L, यानी 2 इंटू v/2L। फंडामेंटल के समय जितनी फ्रीक्वेंसी थी उसका दुगना मिलेगा। यही कैलकुलेशन करना है। n के जगह 2 रख देना है, केवल यहां n के जगह 2 रख देना। और अब जो आखिरी पॉइंट है K इंटू L, वहां पर K इंटू एक्स का मान 2 हो गया है। x=0 जहां था वहां kx का मान, x=0 जहां था वहां kx का मान, x=0 जहां था वहां kx का मान 0 kx का मान पूछ रहे हैं और x=0 कह रहे हैं। 0, वही तो कह रहा हूं। तो जहां x=0 है वहां पर k इंटू एक्स का मान भी 0 है, और जहां x का मान L हो गया है वहां पर kx का मान जो है वो k इंटू L हो गया। k इंटू L, kx का मान पूछ रहे हैं, वो k इंटू L हो गया, और k इंटू L है 2 यानी kx का मान यहां 2 हो गया है। यहां पे kx का मान 0 था, तो ठीक बीच में कितना होगा? यहां पे 0 है, यहां पे 2 है, तो यहां बीच में कितना होगा? पाई होगा। तो बीच में kx का मान पाई होगा, तो साइन kx का मान कितना होगा? साइन पाई का मान, साइन 180 डिग्री का मान
जीरो होगा, अब वो घूम करके उसी लाइन पे पहुंच जाओगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होगा। तो यानी यहां पे भी नोड बनेगा, एक यहां नोड तो है ही, एक यहां नोड तो है ही, एक बीच में भी नोड बनेगा। तो एक ऐसा दो लूप में वाइब्रेशन दिखेगा। अभी एक लूप में दिख रहा है ना। अगर आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा करके 2 × V/2L कर दिया तो आपको एक बीच में भी नोड दिखेगा और दोनों किनारे तो नोड होंगे ही। देखो जरा उसको भी देखो। अभी इसका फ्रीक्वेंसी कितना पढ़ा तुमने? हाँ, याद रखना 17 का मतलब 17 नहीं होता है, यहाँ 16.8 भी होगा तो 17 ही दिखाएगा, उस दशमलव दिखाने की व्यवस्था है ही नहीं उसमें। तो एक मोटा मोटा 17 के आसपास है। ये देखो दिख रहा है बीच का नोड, और ये फ्रीक्वेंसी भी दिख रही है। कितनी थी? 34, उस समय 17 थी। फ्रीक्वेंसी दुगनी कर दी, V/2L थी, अब 2 × V/2L कर दी। और ये देखो ये बीच का एक नोड और किनारे पे दोनों नोड। ऐसा जो वाइब्रेशन होता है जिसमें किनारे पे तो दो नोड होने ही पड़ेंगे, एक एक्स्ट्रा नोड बीच में है और दो एंटी नोड्स हैं, एक यहां एंटी नोड है और एक यहां एंटी नोड है, तो उसको हम लोग फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, ओवरटोन मतलब ऊपर वाला टोन, अधिक फ्रीक्वेंसी वाला टोन। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला टोन हो गया फंडामेंटल, और उसके ठीक बाद वाला पहला फर्स्ट ओवरटोन, ये उसकी दुगनी फ्रीक्वेंसी होगी। देखा ना, दुगनी थी ना, 17 और 34। और जब उस समय 3 लूप में वाइब्रेट कर रहा था तो फ्रीक्वेंसी देखी थी किसी ने? 51, 17, 17 थी, 51, राइट। तो ये अगर आप n बराबर 3 लेके चलो, हाँ n बराबर 3 लेके चलो, तो वैसी हालत में फ्रीक्वेंसी 3 × V/2L होगी। वैसी हालत में K × L बनाओगे तो वो 3π बनेगा, जैसे अभी 2π बना था, K × L 3π बनेगा। तो एक किनारे पे K × X का मान है 0 और दूसरे किनारे पे है कितना? 3π। K × X का मान K × L 3π। तो जब यहां 0 है, यहां 3π है, तो एक जगह पाई होगा बीच में, एक जगह 2π होगा बीच में। तो साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2π भी 0 होता है। तो एक यहां नोड बनेगा, एक यहां नोड बनेगा, और यहां 3π के कारण नोड बनेगा, यहां 0 के कारण नोड बनेगा। तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड ओवरटोन। और इसका जो वाइब्रेशन होगा वो 3 लूप में वाइब्रेशन होगा, ऐसा 3 लूप में वाइब्रेशन होगा इसका। तो ये सेकेंड ओवरटोन। इसी तरह से आप फ्रीक्वेंसी और बढ़ाते जाओगे तो फिर 68 पे, 85 पे आपको 4 लूप 5 लूप के वाइब्रेशंस भी मिलेंगे। ठीक है, ये जो है फर्स्ट ओवरटोन, ये 2 लूप का वाइब्रेशन है। ये Kx बराबर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 2π है। इसमें Kx का मान यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ 2π है, यहाँ 3π है। और जो फंडामेंटल हमने बनाया था वो एक सिंगल लूप, यहाँ पे Kx बराबर 0 और यहाँ पे Kx बराबर पाई, तो सिंगल लूप, 1 लूप। अब जितना मैंने इसको टेंशन करके रखा हुआ है, जितना तान के रखा हुआ है, जितना मास पर यूनिट लेंथ है, उससे V डिसाइड होगा, याद रखना। और जितनी लंबाई का धागा मैंने लिया है वहां से V/2L बनेगा। तो हर बार तुम कोई भी रस्सी तान दो तो उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा, क्योंकि V अलग अलग होगा, रस्सी की लंबाई अलग होगी, उसका टेंशन अलग होगा। तो जो रस्सी ली है, जितना ताना है और जितनी लंबाई ली है, उसके अनुसार उसकी एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। फिर उसका दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, वो सब ओवरटोन फ्रीक्वेंसीज होंगी। ये फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं, खास खास फ्रीक्वेंसी, उसको कहा जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस। 3 × V/2L, ये सब जो हैं, ये सब इसकी
नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ वाइब्रेशंस हैं, और इतनी फ्रीक्वेंसी से आप वाइब्रेट कराने की कोशिश करोगे तो स्टैंडिंग वेव्स बनेगी, एंटीनोड्स बड़े बड़े एम्पलीट्यूड के बनेंगे। और बीच की कोई फ्रीक्वेंसी डाल दोगे, जैसे 34 पे आपने देखा, 51 पे आपने देखा, बीच में कुछ डाल दो, 38 डाल दो, 40 डाल दो, 42 डाल दो, तो बनेगा ही नहीं, एंटीनोड्स जैसा कुछ दिखेगा ही नहीं, एकदम लगेगा कि स्ट्रिंग वाइब्रेट ही नहीं कर रही है। ये सब नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं, और जब आप बाहर से जो फ्रीक्वेंसी दे रहे हो वाइब्रेट कराने के लिए, वो इन्हीं में से कोई एक हो, तब फिर एम्पलीट्यूड्स एंटीनोड्स पर ज्यादा हो जाते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, तो रस्सी के बाहर से, यानी वाइब्रेटर से जो मैं दे रहा हूं। एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी बराबर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ऐसा अगर हो जाए तभी वाइब्रेट करेगा वो, उसको कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, और इन फ्रीक्वेंसीज को कई बार रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज ऐसा भी बोलते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसीज को ही, इसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऐसा भी बोलते हैं। अब हिंदी बोलो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का हिंदी क्या है? प्राकृतिक आवृत्ति या स्वाभाविक आवृत्ति। मेरे ख्याल से किताबों में स्वाभाविक आवृत्ति लिखते हैं, ठीक है। और रेजोनेंस का हिंदी क्या है? अनुनाद। हाँ सही है। चलो, ये सब इतनी बातें हमारी हो गई। वेव्स को लेकर के वन डायमेंशन का जो मीडियम है, लीनियर मीडियम, एक लाइन में जो जिसमें खाली एक्स से मेरे को सारे पार्टिकल्स का पता चलता है, उसकी ये सब प्रमुख सारी बातें हमने आपको बता दी। इसके बाद साउंड की जो वेव है वो एक लाइन में नहीं चलती है, वो पूरे में फैलती है, तो उसका थोड़ा सा अलग उसका गणित होता है, थोड़ा सा अलग उसका डिस्क्रिप्शन होता है। वो चैप्टर मैंने अभी नहीं लिया है, तो ये मत सोचना कि मैंने पूरा वेव खत्म कर दिया है। मैंने केवल जो एक डायमेंशन वाली वेव है उसमें जो प्रमुख चीजें थी वो आपको इन 4 लेक्चर में हमने कराई।